Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Rabia Riaz under roll number 20 from MSc Morning, and today my topic of presentation is chemiluminescence. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमने देखा जब हम किसी सिस्टम को हीट अप करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो उन्हें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और ग्राउंड स्टेट में आने से पहले वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये लाइट जो होती है इस फिनोमेनन को हम कहते हैं इनकैंडिसेंट लाइट। लेकिन अगर किसी सिस्टम को हम हीट अप नहीं करवाते, टेम्परेचर रेज नहीं करते उसके बावजूद लाइट इमिशन हो, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ल्यूमिनेसेंस। Luminescence क्या हुआ? When the emission of visible radiation occur due to some cause other than the temperature, the phenomenon is known as luminescence. temperature involved नहीं है, इसके अलावा बहुत सी कुछ reasons हो सकती हैं जो हमारे पास electrons को excited state में लेके जाती हैं, और वो again ground state में आने से पहले light के form में energy release करते हैं। अब चूंकि हमने देखा कि ल्यूमिनेसेंस में हीट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ल्यूमिनेसेंस कैन बी रेफर्ड एज लाइट प्रोड्यूस विदाउट हीट। हीट तो इन्वॉल्व नहीं है, तो जो लाइट हीट इन्वॉल्वमेंट के बगैर प्रोड्यूस हो उसे हम कहेंगे ल्यूमिनेसेंस, या इसे कोल्ड लाइट भी कह सकते हैं। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है फोटोल्यूमिनेसेंस। फोटोल्यूमिनेसेंस में हमने पहले जैसे फरहीन ने डिस्कस किया कि जब किसी सिस्टम पे हम फोटोन डालते हैं, लाइट डालते हैं, ये फोटोन उस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज कर देता है। जब सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, तो उन्हें अपनी नॉर्मल स्टेट, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एनर्जी रिलीज करना पड़ती है जो कि उन्होंने एब्जॉर्ब की। अब जब वो ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो ये एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फोटोन डालने से जो फोटोन इमिशन होगी उसे हम कहेंगे फोटोल्यूमिनेसेंस। देन आता है हमारे पास इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस में हम ऐसे करते हैं कि अपने सिस्टम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अटैच करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाता है, उनकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ये इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, वहां से ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे तो ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रिलीज करेंगे। ये विजिबल रीजन में हो सकती है, अल्ट्रा विजिबल, इंफ्रारेड, किसी भी रीजन में वो अपनी लाइट को इमिट कर सकते हैं। इस इमिशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। देन बात करते हैं कैथोडोल्यूमिनेसेंस। जब एक सिस्टम के ऊपर हम हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवाएं और ये हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे और उन्हें हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसे हम कहेंगे कैथोडोल्यूमिनेसेंस। देन आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस में ऐसा होता है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई केमिकल चेंजेस आए, केमिकल रिएक्शन हुआ किसी रीजन की वजह से, तो इसकी जो प्रोडक्ट्स बनी उनकी एनर्जी हाई थी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। वो एक्साइटेड स्टेट में थे, एक्टिवेटेड फॉर्म में थे। अब इन्हें क्योंकि वो हाई एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी नहीं होती, स्टेबिलिटी हमेशा उसी सूरत में होती है जब एनर्जी जिसकी जितनी कम होगी वो उतना स्टेबल कंपाउंड है हमारे पास। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेंगी प्रोडक्ट्स। तो ये एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। केमिकल एनर्जी चेंज हुई इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी के तौर पे चेंज हुई। इसे हम कहेंगे केमिल्यूमिनेसेंस। जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने वो ही एक्टिवेटेड फॉर्म में हो। सम रिएक्शंस में ऐसा होता है कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है, हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो एक्टिवेटेड स्टेट में होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, और ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये हमारे पास लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे केमिल्यूमिनेसेंस। So, chemiluminescence क्या है? It is a phenomenon of emission of visible light as a result of chemical change at a temperature at which a black body normally does not emit visible light. जैसे हमने पहले बात की कि टेम्परेचर दे के हीट इंक्रीज करके हमारे पास जो इमिशन होती है वो एक जनरल फिनोमिनन है इनकैंडिसेंट लाइट का। अगर हमारे पास किसी सिस्टम में हीट इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद किसी केमिकल रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन, मीरम काइंडली आप अपना माइक ऑफ करें। केमिकल रिएक्शन की चेंजेस की वजह से अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट हाई एनर्जी लेवल पे हो, उसे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी और ये एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मींस केमिकल एनर्जी हमारे पास फोटोलाइटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी में चेंज होगी। इस फिनोमेना को हम कहेंगे केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस की हमने एक बार बात की थी। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या थे? इन रिएक्शंस में हम करते ऐसे हैं कि अपने सिस्टम को, अपने रिएक्टेंट्स को फोटोन देते हैं, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और रिएक्टेंट्स इस लाइट एनर्जी की यूज करते हुए प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। मीन कुछ रिएक्शंस के लिए हमारे पास प्रोसीड करने के लिए लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इन्हीं रिएक्शंस को हमने कहा था फोटोकेमिकल रिएक्शंस। मीन जिन रिएक्शंस के अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई थी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। अब लेकिन जब हम केमिल्यूमिनेसेंस की बात करते हैं तो इसका रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या रिजल्ट के तौर पे क्या आ रहा है, लाइट इमिट हो रही है। मीन लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है थ्रू केमिकल एनर्जी। सो हम कहेंगे कि केमिल्यूमिनेसेंस इज द रिवर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच लाइट एब्जॉर्प्शन काज केमिकल एक्शन। वहां पे लाइट ने काज किया था केमिकल एक्शन, जबकि केमिल्यूमिनेसेंस में हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसके रिजल्ट के तौर पे लाइट इमिट होती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत जनरल और कॉमन इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास फास्फोरस की है। फास्फोरस को हम जब देखते हैं तो नॉर्मली ये 4 अपनी विजिबल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, रेड, ब्लैक, व्हाइट एंड वायलेट। बट इसकी जो होती है व्हाइट फास्फोरस, जब ये गैशियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो ये एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये रिएक्ट करती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस का रिएक्शन होता है तो होता क्या है, फास्फोरस ऑक्साइड्स बन जाते हैं, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, पेंटॉक्साइड्स बन जाते हैं। अब ये रिएक्शन हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुई फास्फोरस की, इसके रिजल्ट के तौर पे जो बनने वाली स्पीशीज होंगी, ऑक्साइड्स हैं फास्फोरस के, वो हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं, हाई, उनकी एनर्जी हाई होती है और वो स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करते हैं। और यहाँ पे जो फास्फोरस के ऑक्साइड्स का होता है हमारे पास जो आता है कि ग्रीनिश येलो ग्लो एक प्रोड्यूस होता है। तो a classical example of chemiluminescence is the phosphorus which produces a greenish yellow glow. It is probably due to the oxidation of phosphorus vapors by atmospheric oxygen. Phosphorus trioxide also produces glow. Mean phosphorus trioxide भी glow produce करेगा लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर ट्राइऑक्साइड्स पेंटॉक्साइड्स में चेंज होते हैं तो ग्लो जो होगा वो हमारे पास ज्यादा उसकी होगी, मतलब ज्यादा ग्लो होगा। देन अगर हम बात करें कि इसी तरह स्ट्रोंटियम क्लोराइड है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड के अंदर अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन से होता क्या है कि स्ट्रोंटियम क्लोराइड स्ट्रोंटियम सल्फेट्स में चेंज होता है और हमारे पास सिस्टम में स्ट्रोंटियम सल्फेट्स के प्रेसिपिटेशन हो जाती है, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और एक लाइट सा फीबल ग्लो हमारे पास प्रोड्यूस होता है। अगर हम इस रिएक्शन को डार्क में करवा रहे हो तो उस डार्क कंडीशंस में ये फीबल ग्लो भी नोटिस किया जा सकता है। अब ये फीबल ग्लो हुआ क्यों? क्योंकि स्ट्रोंटियम क्लोराइड पहले स्टेबल फॉर्म में था, जब उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड ने डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्ट किया तो उसने स्ट्रोंटियम सल्फेट्स में उसे चेंज कर दिया। अब जो बनने वाली प्रोडक्ट्स थी उनकी एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी की निस्बत कम थी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास लाइट की फॉर्म में रिलीज हुई, एच न्यू की फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास एक ग्लो, एक लाइट थोड़ी प्रोड्यूस हुई जो कि नोटिस की जा सकती है। देन एवंस ने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि जब ग्रिग्नॉर रिएजेंट को ईथर्स में ऐड करते हैं तो ग्रिग्नॉर रिएजेंट्स के अंदर भी कुछ ऐसी केमिकल चेंजेस आती हैं कि वो ग्रीनिश ब्लू ग्लो पेश करता है और इसका सिंगल ब्रॉड बैंड होता है। इसी तरह से अल्कली मेटल्स के वेपर्स को अगर हम हैलोजेंस या मर्क्यूरिक हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसके नतीजे के तौर पे जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनका स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है। ये स्पेक्ट्रम आता क्यों है? हम देखते हैं कि इसका वो कह रहे हैं मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सोडियम मेटल्स कंटेन मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। मीन पहले हमारे पास सोडियम और क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनते हैं, हमें पता है। अगर सोडियम डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। अब हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी
आयनिक बॉन्ड की निस्बत ज्यादा होती है। अगर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करे तो यहाँ पे सोडियम सोडियम कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और सोडियम क्लोरीन आयनिक बॉन्ड जनरेट हुआ। कोवलेंट बॉन्ड की हाई एनर्जी जब टूटी और लो एनर्जी बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ तो एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ होगी जो इसे एक्साइटेड स्टेट में मूव करवा देगी सोडियम क्लोराइड को, और साथ में सोडियम एटॉमिक फॉर्म में रिलीज हुआ। अब सोडियम क्लोराइड एक्साइटेड स्टेट में है, इसे नॉर्मल अपनी ग्राउंड स्टेट में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आना पड़ेगा। जब सोडियम क्लोराइड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स एटॉमिक सोडियम जो हमारे पास साथ में बनी थी। अब होगा क्या, सोडियम क्लोराइड तो आ जाएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, बट साथ में एक्साइटेड सोडियम एटम जनरेट होगा। ये एक्साइटेड सोडियम एटम अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ग्राउंड स्टेट में आएगा और इसके लिए इसे अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे होता क्या है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट की फॉर्म में, लाइट रेडिएशन की फॉर्म में इमिट होती है और सोडियम का येलो स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है, वो प्रोड्यूस होता है। और ये येलो स्पेक्ट्रम इसी रीजन की वजह से है कि सोडियम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए लाइट को विजिबल स्पेक्ट्रम के येलो रीजन में इमिट करता है। Theoretical explanation of chemiluminescence. अगर हम देखें कि इसके रीजंस क्या है chemiluminescence की, the phenomenon of chemiluminescence can be explained on the basis of quantum energy. quantum energy में हमने देखा था कि क्वांटम एनर्जी कहते हैं कि किसी भी जब सिस्टम को हम फोटोन उसके ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, उनकी एक्साइटेशन हो जाती है, और इस एक्साइटेशन को कंपेंसेट करने के लिए वो जब दोबारा ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उन्हें अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करना पड़ती है। जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, ये किसी भी दूसरी टाइप की एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। बट केमिल्यूमिनेसेंस के केस में होता क्या है, ये एनर्जी विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट के अंदर हमारे पास रिलीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सर्टेन केमिकल रिएक्शंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर इन इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट। मीन हम कुछ रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाएं और एज अ रिजल्ट बनने वाली प्रोडक्ट्स की एनर्जी हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज्यादा है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी जब ज्यादा है, वो एक्साइटेड स्टेट में है, उनके इलेक्ट्रॉन्स अपनी हाई एनर्जी लेवल पे हैं, वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे और ये एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। व्हेन these excited products return to their ground level, they do so by emitting the extra energy in the form of visible light radiations. Thus, by this process, chemical energy is converted into light energy. Mean पहले तो हमारे पास chemical reaction हुआ, reactants ने react किया और products में change हुए। chemical reaction हुआ, इसके नतीजे में light energy बनी, इसको हम कहेंगे chemiluminescence. Sensitized chemiluminescence. In 1925, Korsky reported that oxidation of unsaturated silicon hydrides by potassium permanganate is accompanied by a luminescence glow. 1925 में कॉर्स्काई ने देखा था, उसने रिएक्ट करवाया अनसैचुरेटेड सिलिकॉन हाइड्राइड्स को, उनकी ऑक्सीडेशन करवाई पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, और जब ऑक्सीडेशन हुई तो सिलिकॉन हाइड्राइड हाई एनर्जी लेवल पे चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। जब वो ग्राउंड स्टेट में दोबारा आए तो उन्होंने एनर्जी रिलीज की और इस एनर्जी को ल्यूमिनेसेंस का नेम दिया, ल्यूमिनेसेंस ग्लो वहां पे प्रोड्यूस हुआ। फिर वो कहते हैं कि अगर हम सेम रिएक्शन को किसी डाई स्टफ की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट करवाएं, सेम प्रोसेस यही सेम ऑक्सीडेशन करवाएं, तो जब ऑक्सीडेशन होगी सिलिकॉन हाइड्राइड की, इसके नतीजे में वो एक्साइटेड फॉर्म में जाएंगे। जब एनर्जी रिलीज करेंगे अगेन तो ये एनर्जी डाइस्ट्रफ्स के इलेक्ट्रॉन्स को जाएगी, डाइस्ट्रफ्स के इलेक्ट्रॉन्स अपनी हाई एनर्जी लेवल स्टेट पे चले जाएंगे और जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरेसेंस। रबिया एक मिनट, इरम आप अपना माइक ऑफ करें काइंडली प्लीज। मीन हुआ क्या, वीडियो स्टॉप करें एक मिनट। चलें ठीक है, अब ठीक है।
हाँ, तो हुआ क्या कि सिलिकॉन हाइड्राइड के ऑक्सीडेशन से ये हायर एनर्जी स्टेट में गए। हायर एनर्जी से जब ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आना हुआ तो उन्होंने एनर्जी रिलीज करना थी। अब ये एनर्जी जो रिलीज हुई, ये जो डाई स्टफ हमारे पास प्रेजेंट था लाइक रोडामाइन बी, ये एक डाई स्टफ है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को चली गई। जब इन इलेक्ट्रॉन्स ने वो एनर्जी एक्सेप्ट की तो ये अपने हाई एनर्जी लेवल पे चले गए। जब इन रोडामाइन बी के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड एनर्जी स्टेट में वापस आए तो इन्होंने एनर्जी रिलीज की और यहाँ पे फ्लोरेसेंस का प्रोसेस हमने देखा। During the oxidation of silicon hydride, the energy is given out and is subsequently transferred to distuff, raising it to an excited state. When it returns to normal state, a fluorescence is observed. वही बात के पहले तो हमारे पास केमिनिसेंस का प्रोसेस हुआ, सिलिकॉन हाइड्राइड एक्साइटेड स्टेट में गए, उन्होंने एनर्जी रिलीज की। ये एनर्जी रिलीज जो हुई वो अब्सॉर्ब की डाइस्टफ के इलेक्ट्रॉन्स ने, वो अपनी हाई एनर्जी स्टेट पे चले गए। उन्होंने जब ग्राउंड स्टेट में वो आए तो उन्होंने एनर्जी रिलीज की और इस तरह से फ्लोरेसेंस का फिनोमेना यहाँ पे हमने देखा। सो थैंक यू, बस यही कुछ था इस टॉपिक में, इतना कोई ब्रॉड टॉपिक नहीं है। जी ठीक है, नेक्स्ट किसकी बारी है वो प्रेजेंट कर लें फिर। एक दफा वीडियो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें आप।